गुड मॉर्निंग क्लास। तो बेटा आज की क्लास से हम शुरू करने वाले हैं सेल। कल की क्लास में हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है चैप्टर नंबर 6 दैट वाज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। तो आज की क्लास से बेटा यूनिट 3 का पहला चैप्टर जो है दैट इज सेल, नहीं चैप्टर 8 है ना सेल, उसको हम शुरू करेंगे। सबसे पहले तो बेटा मैं आपको बता दूं कि सेल होता क्या है। तो सेल इज द बेसिक, मतलब सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बेटा अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूं कि सेल कैसे फंक्शन करेगा, कैसे काम करेगा, तो सपोज करिए कि एक घर बन रहा होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले क्या चाहिए होगी बेटा? सबसे पहले चाहिए होगी हमें ब्रिक, है ना। ब्रिक को मिला मिला के सीमेंट से जोड़ जोड़ के हम क्या बना लेंगे? दीवार। दीवार से फिर बेटा हम क्या बना लेंगे? दीवार से हम अपना बना लेंगे रूम। रूम से फिर रूम का कॉम्बिनेशन करके हम बना देंगे हमारा घर, ठीक है। तो सिमिलरली क्या होता है कि सेल, सेल का ग्रुप मिलके बनाएगा क्या? टिश्यू। टिश्यू मिलके बनाएगा ऑर्गन, और ऑर्गन मिलके बनाएगा ऑर्गन सिस्टम, एंड देन फाइनली एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा अगर हम सेल की डिस्कवरी की बात करें, किसकी बात करें? सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल। अब ये जो सेल था, ये तो देखिए जब से लाइफ है तब से ये प्रेजेंट थे, लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज करता है कि इन सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। तो बेटा अगर हम सेल की डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी, अगर नॉर्मली कोई आपसे पूछ लेता है कि हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट सेल, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, द फर्स्ट सेल was discovered by रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने किया था बेटा, कौन से साल में किया था? 1665, यानी कि 1665 में, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, यानी कि पहला जो सेल था वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। अब ये डिस्कवरी बेटा हुई कैसे थी? सेकंड पॉइंट जो हमें याद करना है, देखिए पहले तो मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद हम नोट्स बनाएंगे। बेटा क्या होता था, क्या हो रहा था कि जो हमारे रॉबर्ट हुक थे वो एक अपने सेल्फ बनाए हुए, मतलब माइक्रोस्कोप में रिसर्च कर रहे थे। किसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे? जो पेड़ का जो ब्राउन वाला स्ट्रक्चर होता है दैट इज द बार्क ऑफ ट्री, है ना। जब हम एक ट्री बनाते हैं तो ये जो ब्राउन वाला स्ट्रक्चर होता है, इसकी इसके ऊपर वो कुछ डिस्कवरी कर रहे थे, कुछ रिसर्च कर रहे थे। तो जब इन्होंने इसका एक पीस निकाल के जब इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से चेक किया, तो उसमें इन्हें हनी कॉम्ब लाइक के स्ट्रक्चर दिखाई दिए। कैसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए? इस टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई दिए, जिनको इन्होंने बोला हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो ठीक है, तो अगला पॉइंट डिस्कवरी हो कैसे गई? वाइल ही वॉज कंडक्टिंग experiment on cork cells under his own microscope, under his own microscope, he observed that certain honeycomb like structures are present. Honeycomb like structures are प्रेजेंट। ये बात क्लियर हुई बेटा। जो हमारा पहला सेल था वो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, कौन सी साल में? 1665 में। जब बेटा वो एक कॉर्क सेल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने अपने खुद के माइक्रोस्कोप में कुछ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स देखे, जिन्होंने उनको इन्होंने इनको सेल बोल दिया। इन्होंने इनको क्या नाम दे दिया बेटा? इन्होंने नाम दे दिया इसको सेल। आप ध्यान से सुनिएगा। अब बेटा इनका क्या हुआ? जो इनकी डिस्कवरी थी, ठीक है, अब इन्होंने सिंस कॉर्क पे किया। अब जो कॉर्क के सेल्स होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं? दे आर नॉन लिविंग। कैसे होते हैं? नॉन लिविंग। तो बेटा इन्होंने सेल के कोई भी लिविंग कैरेक्टर के बारे में नहीं बताया, ना ही अब इनका माइक्रोस्कोप भी बेटा जो था वो ज़्यादा एडवांस्ड नहीं था।
जिसकी वजह से ये सेल में कोई भी मूवमेंट को भी फर्दर नहीं क्लासीफाई कर पाए। तो बेटा इनको क्रेडिट किया जाता है, क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ सेल। और उस सेल में भी कौन सा बेटा, नॉन लिविंग सेल। कौन सा सेल था, नॉन लिविंग सेल। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि पहला सेल जो था वो हमारा डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने। किस तरीके से डिस्कवर किया, ही वॉज एक्चुअली वर्किंग ऑन दी कॉक सेल्स। जब इन्होंने उसको अपने खुद के बनाए सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में इसको चेक किया तो उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने बेटा एक डिस्कवरी दे दी कि जो ऑर्गेनिज्म है या कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो बॉडी है वो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स यानी कि सेल से मिलके बनी होती है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। तो ये तो हो गया हमारा नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी। ठीक है, ये कौन सा सेल हो गया हमारा, नॉन लिविंग सेल। अब बेटा क्या हुआ, अगली हेडिंग डाल लीजिए, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। इसके लिए बेटा क्रेडिट किया जाता है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल जो हमारी की थी वो की थी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। अब बेटा इन्होंने क्या किया, ये 1674 में डिस्कवरी की थी इन्होंने, 1674 में इन्होंने डिस्कवरी करी थी। और ये डिस्कवरी हुई कैसे थी बेटा, ये अलगी को स्टडी कर रहे थे, अलगी को रीड कर रहे थे। ठीक है, एल्गी जो कि कहाँ थी, पानी में, एक पानी का मतलब एक वाटर सोर्स था, वहाँ पे अलगी थी। तो ये उस अलगी पे एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड कर रहे थे। और जब ये अलगी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बेटा तो इन्होंने जो और एडवांस, तब तक जो माइक्रोस्कोप था वो और ज़्यादा एडवांस्ड आ चुका था। ठीक है, तो इन्होंने बेटा क्या किया, उस माइक्रोस्कोप में जब उस अलगी के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया तो इन्होंने देखा कि जो सेल्स हैं दे आर लिविंग। इन्होंने क्या बता दिया, सेल्स आर लिविंग। उसके बाद में बेटा इन्होंने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ इन सब में रिसर्च किया। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, इन सब में इन्होंने फर्दर रिसर्च की। एंड बेटा ही इज क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। उसके बाद में बेटा एक और चीज, एक और साइंटिस्ट का हमें नाम याद रखना है, दैट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। अभी जब न्यूक्लियस करेंगे तब अच्छे से बताऊंगी, अभी सिर्फ आप याद कर लीजिए तीन साइंटिस्ट के नेम। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस वाज डन बाय रॉबर्ट ब्राउन। अब ये न्यूक्लियस क्या होता है, तो बेटा इट इज दी ब्रेन ऑफ सेल। क्या है, सेल के ब्रेन को हम बोलेंगे न्यूक्लियस। तो इतना क्लियर हो गया। अब बेटा ये सेल होता क्या है, कि अगर बेटा टेक्निकली हम सेल को डिफाइन करें तो सेल इज द स्मॉलेस्ट, सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक फंडामेंटल structural and functional unit of life। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है अपना, ये पॉइंट अपना क्लियर है कि सेल होता क्या है। तो बेटा ये स्मॉलेस्ट फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ की। ठीक है, उसके बाद में बेटा हमारी एनसीईआरटी में एक लाइन मेंशन है, सेल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। बेटा इस वाली लाइन से आपका पीवाईक्यू है, क्वेश्चन आया था क्या एक सेल अकेला इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है, तो इट कैन। बेटा इसका एग्जांपल आप दे सकते हो, जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ पर एक ही सेल प्रेजेंट है और वो पूरी की पूरी लाइफ प्रोसेस को क्या करेंगे, पूरी के पूरे लाइफ प्रोसेस को मेंटेन कर लेते हैं। तो बेटा वी हैव टू रिमेंबर दिस सेंटेंस दैट सेल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, चलिए, ये थे बेटा रॉबर्ट हुक जिन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, सिर्फ डिस्कवरी ऑफ सेल लिखेंगे, क्या हम लिविंग सेल लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। कौन से साल में किया था बेटा, 1665 में।
कैसे स्ट्रक्चर इनको दिखाई दिए थे, ये उनके खुद के सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप में किया था, ठीक है, जहां पर इन्होंने हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर देखे थे, ठीक है। उसके बाद में हमारे कौन आए, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, कौन आए, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। इन्होंने कौन से साल में, 1673, कहीं कहीं लिखा है बेटा 1674, ठीक है। तो बेसिकली ये मान सकते हैं 1673 या 1674 के बीच में इन्होंने डिस्कवरी किया। और जहां पर इन्होंने प्रोटिस्ट को ऑब्जर्व किया, साथ ही साथ में हमने क्या देखा था, अलगी को ऑब्जर्व किया था, स्पर्म सेल को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। इन सबको ऑब्जर्व करके इन्होंने कंक्लूजन दिया था कि सेल्स आर लिविंग, ठीक है। तो बेटा ये डच के थे, कहाँ के थे, डच के थे, ट्रेडर थे एक, और लिविंग सेल के लिए इनको क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। अब हम जल्दी से कर लेते हैं इसका इंट्रो जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। When you look around, you see both living and non-living things. जब हम अपने आसपास देखते हैं बेटा तो हमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरीके के ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं. You must have wondered and asked yourself what is that makes an organism living or what is that inanimate things that does not have which a living thing has. यानी कि बेसिकली वी ऑल नो द फीचर्स जो हमारे लिविंग्स में प्रेजेंट थे और जो हमारे नॉन लिविंग में नहीं थे, ठीक है. द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल, ठीक है. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, मतलब हर जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो बॉडी है ये सेलुलर मेकअप से बनी हुई है. सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल्स, जो सिंगल सेल वाले हैं बेटा उनको हमने क्या बोला था, यूनिसेलुलर. और जो हम जैसे लोग हो गए जहाँ पे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, सेल मिला के टिश्यू बना रहे हैं, वो ऑर्गेनिज्म बना रहे थे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. नाउ व्हाट इज अ सेल? Unicellular organisms are composed capable of independent existence and performing the essential functions of life. देखिए जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए जितने भी, ठीक है, अमीवा वगैरह हो गए, हमारे मोनेरन्स हो गए, तो यहाँ पर बेटा एक ही सेल प्रेजेंट है और वही एक सेल सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, यानी कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए सेल एकदम तैयार रहता है. Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms. Anton von Leeuwenhoek first saw and described a living cell. कौन सा living cell किसने डिस्कवरी की थी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने. Robert Brown later discovered the nucleus. The invention of the microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of the cells. बेटा एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो डिस्कवरी की थी वो की थी अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में. तब तक जो माइक्रोस्कोप था वो एडवांस्ड आ चुका था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है. इतना क्लियर हो गया है? ठीक है. ये बेटा हमारे 4 साइंटिस्ट हैं जिनके नेम हमें याद करने हैं अभी. थियोडर और ये इन तीनों का भी मैं आपको कंट्रीब्यूशन बताऊंगी एज इट इज. इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो अभी हम डिस्कस करेंगे. चलिए बेटा ये जो एमजे स्लैगन थे, एमजे स्लैगन, बेटा ये थे बॉटनिस्ट. क्या थे? बॉटनिस्ट. और ये जो थियोडर स्वयं थे बेटा ये थे जूलॉजिस्ट, ठीक है. अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे एमजे स्लैगन, अगला टॉपिक जो है हमारा सेल के इंट्रो के बाद दैट इज सेल थ्योरी. क्या है? सेल थ्योरी, है ना. अब ये जो सेल थ्योरी थी ये 2 साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी, देवर एमजे स्लैगन और थियोडर स्वयं, ठीक है. इनमें से एक यानी कि जो हमारे एमजे स्लैगन थे ही वाज अ बॉटनिस्ट और जो हमारे थियोडर स्वयं थे ही वाज अ जूलॉजिस्ट. तो दोनों ने अपने अपने ऑर्गेनिजम्स पे, यानी कि जो बॉटनिस्ट थे उन्होंने बेटा अपने प्लांट्स पे स्टडी किया, जो जूलॉजिस्ट थे उन्होंने अपने एनिमल्स पे स्टडी किया, और इन दोनों ने मिला के कुछ स्टेटमेंट्स हमें दिए, ठीक है. चलिए हम किसकी बात करने चल रहे हैं बेटा? सेल थ्योरी. अगला टॉपिक जो है हमारा दैट इज सेल थ्योरी. नंबर 1 साइंटिस्ट बेटा कौन आए थे हमारे? मैथियाज जे डायलन, ठीक है.
मैथियास स्लैगिंग, बेटा ये कैसे थे? बॉटनिस्ट थे। ये क्या थे? बॉटनिस्ट थे। अब बेटा ये बॉटनिस्ट थे तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्होंने स्टडी किस पे किया होगा? इन्होंने प्लांट्स पे स्टडी किया होगा, ठीक है। तो 1838 में बेटा इन्होंने प्लांट सेल को स्टडी किया। कौन से साल में? 1838। ही स्टडीड plant cells and gave a statement that all plants are composed of cells, ठीक है। यानी कि बेटा इन्होंने प्लांट को स्टडी किया और उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जितने भी हमारे प्लांट्स हैं दे आर ऑल कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ठीक है। और बेटा ये जो थे ये हमारे बॉटनिस्ट तो थे, साथ ही साथ में ही वॉज जर्मन, ही वॉज जर्मन, ठीक है। इतना क्लियर है? चलिए, जो हमारे मैथियास स्लैगिंग थे बेटा ही वॉज अ बॉटनिस्ट। सेल थ्योरी की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। सेल थ्योरी में हमारे 3 साइंटिस्ट के बेटा नाम आ जाएंगे। सबसे पहले एमजे स्लैगिन, ही वॉज अ बॉटनिस्ट। कैसे बॉटनिस्ट थे? जर्मन के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे, ठीक है। 1838 में बेटा इन्होंने प्लांट्स को स्टडी किया और ही गेव अ स्टेटमेंट दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। दूसरे हमारे जो साइंटिस्ट थे बेटा दैट वाज थियोडर श्वेम। कौन थे? थियोडर श्वेम, बेटा ही वॉज अ जूलॉजिस्ट। ये क्या थे? जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने एनिमल्स को स्टडी किया होगा। बेटा ये ब्रिटिश के थे। कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। ही स्टडीड एनिमल सेल्स। इन्होंने क्या किया बेटा? एनिमल सेल्स को स्टडी किया। एनिमल सेल को स्टडी करने के बाद में बेटा ही गेव अ कंक्लूजन दैट एनिमल सेल्स हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल्स हैव प्लाज्मा, एनिमल सेल्स हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बेटा इन्होंने जब एनिमल सेल को स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया अपने माइक्रोस्कोप में तो इन्होंने देखा कि इनके पास में क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और इन्होंने अगला जो स्टेटमेंट दिया ये, ऑल एनिमल एंड प्लांट सेल्स, all animal and plants are made of cells। एंड एक और स्टेटमेंट बेटा इन्होंने दिया कि सेल वॉल इज यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल्स। इज दैट क्लियर बेटा? सेल थ्योरी में हमारे 2 साइंटिस्ट आए। कौन कौन? एमजे स्लैगिन और थियोडर श्वेम। एमजे स्लैगिन जो थे ही वॉज अ जर्मन के रहने वाले थे। ही वॉज अ जर्मन इनहेबिटेंट। तो जर्मन के बॉटनिस्ट थे बेटा। इन्होंने क्या किया? सारे प्लांट्स को स्टडी किया और एक इन्होंने स्टेटमेंट दिया दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। देन हमारे दूसरे साइंटिस्ट आते हैं बेटा। कौन? थियोडर श्वेम। ही वॉज अ जूलॉजिस्ट। ये क्या थे बेटा? जूलॉजिस्ट थे और ब्रिटिश के थे, ठीक है। यानी कि कहाँ के थे? लंदन वगैरह के थे, ठीक है। ही वॉज अ ब्रिटिश। एनिमल सेल्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी दैट एनिमल सेल्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल्स बेटा जो होते हैं वो, ऑल प्लांट्स और एनिमल्स, जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं वो सब सेल के बने हुए होते हैं। और उन्होंने क्या बताया कि सेल वॉल इज द यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल्स, यानी कि हमारे जो एनिमल सेल्स होंगे वहां पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है इतना? अब बेटा हम देखेंगे फेलियर ऑफ सेल थ्योरी। आखिर सेल थ्योरी फेल क्यों हो गई? फेलियर ऑफ, देखिए बेटा जो थियोडर स्वयं ने मतलब एमजे स्लैगलन ने जो हमारे स्टेटमेंट दिए थे
ये सारी की सारी करेक्ट है। तो फिर आखिर क्या रीज़न रहा कि हमारी जो सेल थ्योरी थी वो फेल कर गई, वो मानी नहीं गई? तो बेसिकली बेटा इसके फेल होने का देखिए, जब भी हम कोई साइंटिस्ट जब भी कोई साइंटिस्ट कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है तो उसको उसका बेसिक ऑरिजिन, हिस्ट्री, सब कुछ पता होना चाहिए। सपोज अगर हम सेल की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सेल आ कहाँ से रहा है, सेल की डेथ कैसे होगी, ठीक है, एपोप्टोसिस कैसे होगी, ये सब हमको पता होना चाहिए कि सेल जनरेट कब होगा, सेल खत्म कैसे होगा, सेल आया कहाँ से, सेल बना कहाँ से। या सेल को छोड़ दो बेटा, अगर हम एक नॉर्मल कोई रिसर्च भी करते हैं तो वी हैव टू नो कि उसका सबसे पहले हैबिटेट क्या था, वो कहाँ से आया, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए थी। तो जो हमारे एमजे स्लैगन और थियोडर स्वयं थे बेटा, ये नहीं बता पाए थे कि जो हमारा सेल है वो आता कहाँ से है, हमारा सेल जो है वो डेराइव कहाँ से होता है, ठीक है। द सेल थ्योरी फेल्ड, द सेल थ्योरी failed because both the biologists failed to explain the origin of cell, the origin of cell, यानी कि सेल ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ है, ये दोनों के दोनों साइंटिस्ट हमारी ये पोर्शन नहीं बता पाए थे, जिसकी वजह से हमारी सेल थ्योरी जो थी वो फेल कर गई, ठीक है। सेल थ्योरी हमारी फेल कर गई बेटा। इसके बाद भी काम खत्म नहीं हुआ, उसके बाद हमारे तीसरे साइंटिस्ट आए, कौन? रुडोल्फ वर्शाउ। रुडोल्फ वर्शाउ ने क्या किया, पूरी सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया और बेसिकली उन्होंने तीन स्टेटमेंट्स दिए, उन्होंने तीन स्टेटमेंट्स दिए, ठीक है। तीसरे बेटा हमारे साइंटिस्ट कौन आ गए? रुडोल्फ रुडोल्फ वर्शाउ। कौन आ गया बेटा? रुडोल्फ वर्शाउ। अब ये रुडोल्फ वर्शाउ ने क्या किया, 1855 में इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफाइड सेल थ्योरी। बेटा इन्होंने जो सेल थ्योरी का हमारा डिसएडवांटेज रह गया था कि हमें ये नहीं पता चल रहा था कि सेल आया कहाँ से है, तो बेसिकली इन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर दिया था और इन्होंने ये बताया था कि सेल ऑरिजिनेट बेटा कहाँ से होता है, ठीक है। तो इन्होंने बेटा एक नई थ्योरी दी, ओमनीज सेलुला डी सेलुले, जो कि बेटा इनकी लैटिन लैंग्वेज में थी, किसमें थी? लैटिन लैंग्वेज में थी, ठीक है। ओमनी दोबारा लिख देती हूँ मैं, जस्ट अ मिनट। ओमनी सेलुला डी सेलुले, ठीक है, जो कि इन्होंने बेटा अपनी भाषा में एक थ्योरी दी थी। ही गेव अ थ्योरी ओमनी सेलुला ई सेलुलोज, ठीक है। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ? ऑल सेल्स आर originated from their pre-existing cells। ये पॉइंट समझ में आ गया? ओमनी सेलुला ई सेलुले, दैट मीन्स कि जितने भी हमारे सेल्स हैं वो अपने प्री एग्जिस्टेंट सेल से ही डेराइव होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा डिसएडवांटेज था वो यहाँ आके कंप्लीट हो गया और इन्होंने ये बता दिया कि हमारे सेल्स का जो ऑरिजिन है वो कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद में बेटा सेल थ्योरी को हमने तीन स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट कर दिया। किसमें कर दिया प्रेजेंट? तीन स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट कर दिया। सबसे पहला हो गया ऑल एलिमेंट्स, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, देन ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, और तीसरा हमारा हो जाएगा सेल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, है ना। चलिए स्टेटमेंट भी हम लिख लेते हैं। स्टेटमेंट्स ऑफ मॉडिफाइड सेल थ्योरी।
all animals are made up of cells. All animals are made up of cells or product of cell. दूसरा point will be all plants are made up of cell or product of cells. और तीसरा बेटा हमारा क्या हो जाएगा स्टेटमेंट दैट ऑल सेल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ऑल सेल्स originates from the pre-existing cells. नाउ बेटा अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेल थ्योरी के लिए एक्सेप्शन है, जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करेंगे. तो अगली सॉल्व हेडिंग डाल लीजिए एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी. एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी. बेटा सबने नाम सुना है वायरसेस का? वायरसेस का नाम सुना है बेटा? ये ना तो हमारे सेल थ्योरी को फॉलो करते हैं, ये सेल थ्योरी के लिए पूरे की पूरी तरीके से एक्सेप्शन है. साथ ही साथ में आरबीसी भी है. आरबीसी और सीव ट्यूब जो है, यानी कि हमारे रेड ब्लड सेल और सीव ट्यूब्स जो अभी हम करके आए हैं पिछले चैप्टर्स में, ठीक है. सीव ट्यूब्स दे हैव नो न्यूक्लियस, दे हैव no nucleus. So beta, if someone asks you who all are the exceptions to cell theory, we have to remember that viruses are the exception to cell theory, as well as RBCs और सीप ट्यूब जो है बेटा वो भी एक्सेप्शन है सेल थ्योरी के लिए, क्योंकि इनमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है. तो यहाँ पे बेटा जो हमारी सेल थ्योरी है वो खत्म होती है. एक बार इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं. आ जाइए. हाँ. In 1838, Amjas Slagen, a German botanist, examined a large number of plants. He was a botanist, है ना? And observed that all plants are composed of different kind of cells which form the tissues of the plant. At about the same time, उसी टाइम पे जो हमारे कौन एक जूलॉजिस्ट आ गए. कौन आ गए? जूलॉजिस्ट who was Theodore Swaim in the year 1839. A British zoologist studied different types of animal cells and reported that cells have a thin outer layer which is today known as plasma membrane. उस टाइम पे बेटा इन्होंने नाम नहीं दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इन्होंने क्या बोला कि जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके बाहर एक थिन लेयर पाई जा रही है. ठीक है. He also concluded, based on his studies on plant tissues, that the presence of cell wall is a unique character of the plant cells. ठीक है. तो अगर कोई आपसे पूछे कि पहली बार सेल वॉल के बारे में किसने बताया था, तो किसने बताया था? स्वयं ने. ठीक है. On the basis of this, Swam proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells. Yeah. Sagan and Swam together formulated the cell theory. दोनों ने मिलके सेल थ्योरी दिया. दोनों मिलके सेल थ्योरी दिया. बेटा इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन है आपका, इस स्टेटमेंट से भी आपका पीवाईक्यू है. ठीक है. This theory, however, did not explain as to how new cells were formed. यानी कि सेल्स का origin बताने में फेल कर गई, इसलिए इस थ्योरी को फेल कर दिया गया. Rudolf Virchow in 1855 first explained that cells divided and new cells are formed from pre-existing cell, जिसको उन्होंने बोला omnis cellula e cellulae. क्लियर है? He modified the hypothesis of Sladen and Swam to give the cell theory a final shape. Cell theory as understood today is all living organisms are composed of cells and product of cells. All cells arises from their pre-existing cells. Clear it now? क्या इतना क्लियर हो गया सेल थ्योरी तक? आगे बढ़ते हैं. चलिए अब बेटा हम करेंगे कि सेल के कुछ ओवरव्यू. ठीक है. सबसे पहले तो बेटा यू हैव टू नो द डेफिनेशन ऑफ सेल. स्मॉलेस्ट लिविंग, ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ.
अब बेटा क्या सेल के शेप सिमिलर होते हैं सब में? नहीं। तो सेल्स वेरी इन साइज एंड शेप, सेल्स वेरी इन साइज एंड शेप। उसके बाद में बेटा सेल्स अलग अलग तरीके में मिलेंगे। एक तो प्लांट सेल्स हो गए हमारे, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स ऑल्सो डिफर्स, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स ऑल्सो डिफर। इसके अलावा बेटा न्यूक्लियस के आधार पे भी हम सेल्स को दो पार्ट में, हाँ, न्यूक्लियस के आधार पे भी हम सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। चलिए, you have earlier observed cells in an onion peel or a human cheek cells under the microscope। बेटा जब हम 12th क्लास वगैरह 11th क्लास में होते हैं तो वी हैव टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, एक टूथपिक लेते हैं और अपने चीक से सेल्स को निकालते हैं और उनको देन ऑब्जर्व करते हैं। तो ये कौन से हो गए ह्यूमन चीक सेल, बेटा ये हो गए हमारे एनिमल सेल्स। प्लांट में बेटा हम क्या करते थे, अनियन को काट लेते थे, और जब आप अनियन को कभी उसका जो आउटर लेयर है क्यूनिक, उसको जब हटा देते हैं बेटा, तो आप देखते होंगे उसके ऊपर व्हाइट कलर की ट्रांसपेरेंट लेयर आपको एक दिखेगी, है ना, उस लेयर को बोलेंगे हम अनियन पील सेल। उसको भी बेटा हमने चेक किया था। तो दोनों में मेन अंतर क्या आएगा कि जो हमारा ह्यूमन चीक सेल होगा यहाँ पे आपको कोई भी सेल वॉल नहीं दिखाई देगी, जबकि जो हमारा अनियन वाला सेल है वहाँ पे आपको सेल वॉल दिखाई देगी। Let us recollect their structure. An onion cell, which is a typical plant cell, has a distinct cell wall as its outer boundary, and just within it is the cell membrane. The cell of the human cheek have an outer membrane as the delimiting structure of the cell. और उस outer membrane को अब हम क्या बोलते हैं, cell membrane। ठीक है, Inside each cell is a dense membrane bound organelles known as nucleus। क्या बोला, न्यूक्लियस। अब इसी न्यूक्लियस के अंदर बेटा हमारा होगा क्रोमोसोम, हमारा होगा डीएनए। क्या होगा, डीएनए, यानी कि जेनेटिक मटेरियल। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द chromosomes which in turn contains the genetic material, that is DNA। Cells that have membrane bound nuclei are known as eukaryotic, whereas cells that lack a membrane bound nucleus are known as prokaryotic। In both prokaryotic and eukaryotic cell, a semi-fluid, अब बेटा सेल के स्ट्रक्चर में यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर एक लिक्विड फ्लो करता है, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। बेटा इस लाइन से क्वेश्चन है, ठीक है। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर्स इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। ठीक है, आगे देख लीजिए। Beside the nucleus, the eukaryotic cell has other membrane-bound structures called organelles like endoplasmic reticulum, the Golgi complex, lysosomes, mitochondria, microbody's and वैक्यूल्स। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, यूकैरियोटिक को प्रो अभी हम नोट भी करेंगे, ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको बता दे रही हूँ ओरली। जो हमारी यूकैरियोटिक और हमारे प्रोकैरियोटिक सेल होंगे बेटा, इनमें मेन डिफरेंस जो होगा वो न्यूक्लियस के आधार पे होगा। दूसरा जो डिफरेंस होगा दैट विल बी कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं वो हमारी यूकैरियोट्स में तो प्रेजेंट होंगे, लेकिन हमारे जो प्रोकैरियोट्स है वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होंगे। सिर्फ एक ही ऑर्गेनेल ऐसा है बेटा विदाउट एनी एक्सेप्शन जो हमारे यू और प्रो दोनों में एक जैसा पाया जाता है, दैट इज राइबोसोम्स। ठीक है, are non-membrane bound organelles found in all cells, both eukaryotic as well as prokaryotic. Within the cell, the ribosomes are found not only in the cytoplasm but also in the two organelles in mitochondria and on ER, यानी कि हमारा endoplasmic reticulum। ठीक है, animal cells contain another non-membrane bound organelle known as centriole which helps in cell division। एनिमल सेल के पास क्या प्रेजेंट है, सेंट्रियोल प्रेजेंट है, जो कि इनको सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। Cell differs greatly in size, varies and activities. For example, mycoplasmas, the smallest cell, are only 0.3 nanometer in length, while bacteria could be 3 to 5। ठीक है, और वहीं बेटा अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें आरबीसी की बात करें न्यूरॉन की, दे आर वेरी लार्ज। ठीक है, और लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन है, एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। ठीक है, among multicellular organisms human RBCs are about 7 नैनोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, इनके बेटा हम स्ट्रक्चर और डायग्राम्स देख लेते हैं। देखिए ये है हमारे रेड ब्लड सेल। बेटा ये वाला जो पेज है ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि जो हमारे सेल्स हैं वो अपने साइज और लेंथ में वेरी कर रहे हैं। ठीक है, हमारे रेड ब्लड सेल कैसे है, राउंड है, बाइकनकेव है।
देन हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स है बेटा ये अमीबॉइड है, यानी कि कोई भी इनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम नहीं है। देन हमारे कॉलमनर एपिथेलियल सेल है जो कि कॉलम शेप में है, ठीक है। देन हमारे नर्व सेल हैं जो कि ब्रांच्ड है, लॉन्ग है। दिस इज ट्रैकियड व्हिच इज हैविंग टैपरिंग एंड्स, एंड दिस इज मेसोफिल सेल जो कि राउंड है और ओवल भी है और साथ साथ में स्क्वायर शेप में प्रेजेंट आपके रहेंगे। तो इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है बेटा? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए सबसे पहले तो आई विल लेट्स नोट, सबसे पहले तो नोट कर लेते हैं हम सेल्स। On the basis of presence of nucleus, बेटा न्यूक्लियस के आधार पे हमने सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है बेटा, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे दे लैक्स ट्रू न्यूक्लियस, दे लैक्स ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहेगा। और साथ ही साथ में बेटा दे लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एज वेल, दे लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ठीक है, वहीं बेटा जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स हैं दे हैव ट्रू न्यूक्लियस, दे हैव ट्रू न्यूक्लियस as well as they have proper membrane bound organelles। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में हम इसी के साथ में करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल भी। ठीक है, क्या करेंगे आज हम? प्रोकैरियोटिक सेल करेंगे। ठीक है, चलिए इसका सबसे पहले हम देखेंगे डायग्राम प्रोकैरियोटिक सेल, या हियर इट इज। बेटा दिख रहा है डायग्राम? दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। बेसिकली एक बैक्टीरियल सेल है। किसका है? बैक्टीरियल सेल है। लोकोमोशन के लिए बेटा क्या प्रेजेंट है? फ्लैजिला प्रेजेंट है। ठीक है, अंदर साइटोप्लाज्म, क्या बेटा आपको इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, कोई भी इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आपको नहीं दिखेगा। देखिए नॉर्मल एक हमने सेल वॉल बनाया, उसके अंदर हमने सेल मेम्ब्रेन बना दी, और इसके सेल वॉल के पास में एक स्पेशल फीचर प्रेजेंट होगा, दैट विल बी कैप्सूल, वी विल नोट दिस। ठीक है, उसके बाद में बेटा इसका जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें मॉडिफिकेशन होकर मीजोसोम बनाएगा जो कि इनको रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। राइबोसोम्स जो हैं बेटा ये प्रेजेंट है, और ये एज इट इज है जैसे हमारे मल्टी सेलुलर में होंगे, सिर्फ इनकी सब यूनिट जो है वो चेंज हो जाएगी। अब बेटा ये देखिए इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्कैटर्ड फॉर्म में पाया जा रहा है, किसी भी न्यूक्लियस या क्रोमोसोम के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बेटा अब हम डिस्कस करने चल रहे हैं किसको? एक प्रोकैरियोटिक सेल को। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे बेटा इनके न्यूक्लियर मटेरियल की। ठीक है, ए न्यूक्लियर मटेरियल। उससे पहले बेटा हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। क्या प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा अलग अलग ऑर्गेनेल्स को हम एक एक बार में स्टडी कर लेंगे। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे न्यूक्लियर मटेरियल की। किस करेंगे? ए न्यूक्लियर मटेरियल। तो बेटा इनका न्यूक्लियर मटेरियल हमने देखा था क्या है? नेकेड था, नेकेड है, मतलब किसी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल के अंदर वेल तरीके से प्रिजर्व नहीं है, नेकेड है, और बेटा साइटोप्लाज्म में ही पड़ा हुआ मिल जाएगा। एंड लाई नेकेड लाइज क्वाइल्ड इन
साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्वाइल्ड फॉर्म में आपको ये मिल जाएगा, यानी कि किसी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल के अंदर स्टोर नहीं है। ठीक है, इसको बेटा ऑफन हम जनरली इसको हम बोल देंगे जीनोफोर, ऑफन कॉल्ड जीनोफोर और न्यूक्लियोइड। ठीक है, जनरली बेटा इसको हमने अदर नेम्स क्या दे दिए, जीनोफोर और न्यूक्लियोइड्स। ठीक है, उसके बाद में बेटा इनमें बेटा किसी किसी में बहुत सर्कुलर और छोटे छोटे डीएनए भी प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में दूसरा जो ऑर्गेनेल है दैट विल स्टडी इज द सेल वॉल। बी विल बी सेल वॉल। बी विल बी सेल वॉल। बेटा सेल वॉल जो है नॉर्मल रहेगी, स्टिफ रहेगी। ठीक है, उसके बाद में प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, प्रेजेंट इन बैक्टीरिया और किसमें है, ब्लू ग्रीन एल्गी। लेकिन बेटा एब्सेंट किसमें है, याद रखना ये पॉइंट हमें, एब्सेंट इन पीपीएलओ, यानी कि हमारे माइकोप्लाज्मा, जो कि हम ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। सेल वॉल इज क्लियर, सेल वॉल इज क्लियर। ठीक है, सेल वॉल आ गया समझ में। उसके बाद में बेटा, उसके बाद में अगला जो बेटा पॉइंट हम बात करेंगे कि जो सेल वॉल इनमें है ये कैसी है, रिजिड होगी, स्टिफ होगी। बेटा ये किसकी बनी होगी, पैप्टिडोग्लाइकन की। ठीक है, जनरली पैप्टिडोग्लाइकन की होगी, किसमें, बैक्टीरिया में, इन बैक्टीरिया। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इट विल बी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की बनी रहेगी। ठीक है, क्लियर है इतना, न्यूक्लियर मटेरियल हो गया और इनका सेल वॉल हो गया। ठीक है, अब बेटा अगला जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल, यानी कि बेसिकली इसी के आगे जो हम ऑर्गेनेल्स हैं इन्हीं को हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक शॉर्ट हेडिंग डाल लीजिए बेटा, कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल, कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल। यानी कि जो हमारा बैक्टीरियल सेल है बेटा उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहेंगे। एक मिनट रुकिएगा। नंबर वन विल टॉक अबाउट बेटा सेल एनवलप। ए सेल, बेटा बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ किया था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में किया था। ठीक है, outermost layer, just a minute, outermost layer है। ठीक है, consist of glycocalyx, cell membrane। ठीक है, यानी कि जो इनका सेल एनवेलप है दैट इज कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोकाइलिस, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल लिखना भूल गई मैं। ठीक है, बेसिकली जो इनका बेटा सेल का एनवेलप है दैट इज कंपोज्ड ऑफ 3 सब यूनिट्स एंड दोज आर ग्लाइकोकाइलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। तीनों मिला के जो स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, सेल एनवेलप। सबसे पहले बेटा हम इसमें बात करेंगे ग्लाइकोकाइलिक्स की। वन, ग्लाइकोकाइलिक्स। बेटा ये जो होती है ये अधेशन का काम करने में काम आएगी, किसमें, अधेशन, यानी कि चिपकने में काम आएगी किसी भी स्ट्रक्चर से। ठीक है, आउटसाइड सेल वॉल है, ये कहाँ प्रेजेंट होगी, आउटसाइड, हेल्प्स इन अटैचिंग। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, इसमें 2 लेयर्स, देखिए जब भी कोई एक लेयर होती है तो उसका 2 हिस्से होंगे, एक तो बाहरी और एक अंदरूनी, आउटर और इनर।
ठीक है। तो बेटा इसमें जो हमारी इनर लेयर होगी उसको हम बोलेंगे एस लेयर, इनर एस लेयर, और आउटर बेटा एम या फिर म्यूसिलेज लेयर। इनर लेयर को बेटा हमने क्या बोला, एस लेयर, और आउटर लेयर को हमने बोला म्यूसिलेज लेयर। और बेटा ये जो होगी ये कार्बोहाइड्रेट में रिच होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इसके पास होगा, स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट रिच। ठीक है, यानी कि जो हमारा ग्लाइकोकेलिक्स है उसके अंदर वाले लेयर को बेटा हम क्या बोल रहे हैं, उसके अंदर वाले लेयर को हम बोल रहे हैं एस लेयर, और जो उसका बाहर वाला लेयर है उसको हम बोल रहे हैं म्यूसिलेज लेयर्स। और बेटा ये जो ग्लाइकोकेलिक्स है ये देगा स्टिकी कैरेक्टर, क्या देगा, गिब्स स्टिकी कैरेक्टर। बेटा इतना क्लियर है, इतना क्लियर है सेल एनवेलप के बारे में, सेल एनवेलप क्लियर है इतना, ठीक है। सॉरी हमारा जो ग्लाइकोकेलिक्स है दैट इज कंप्लीटेड, ठीक है। उसके बाद में ग्लाइकोकेलिक्स के बाद में क्या है बेटा, तो दूसरी लेयर हमारी है दैट इज सेल वॉल, दैट इज सेल वॉल। अभी हम केवल सेल एनवेलप की ही बात कर रहे हैं, सेल एनवेलप में ही तीन चीजें आएंगी, ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेल वॉल होगी बेटा ये क्या है, आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग किसके लिए है बेटा, सपोर्ट के लिए है, ठीक है, सपोर्ट के लिए है। साथ ही साथ में बेटा किसकी बनी है बैक्टीरियल सेल वॉल, पैप्टिडोग्लाइकन की, किसकी बनी है, पैप्टिडोग्लाइकन की। रिजिड सॉलिड सॉलिड कवरिंग है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई सेल वॉल के बारे में। लास्ट हमारा जो बच रहा है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीसरा लिख लीजिए प्लाज्मा, ठीक है, लास्ट पोर्शन ऑफ सेल एनवेलप। देन बेटा कैसे ये नेचर में, सेमी परमिएबल है, सेमी परमिएबल इन नेचर, यानी कुछ ही सिलेक्टेड चीजों को अंदर आनी देगी, सेमी परमिएबल इन नेचर, ठीक है। नेचर में बेटा कैसा हो गया हमारा, सेमी परमिएबल, ठीक है। किसकी बनी हुई है, पता है हमें, मेड ऑफ फॉस्फोबाइलिपिड लेयर, मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड लेयर, मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो बेटा सेल एनवेलप क्लियर है, नोट कर लीजिए, सेल एनवेलप क्लियर है, नोट कर लीजिए। बैक्टीरियल सेल में जो पहला कंपोनेंट था दैट वी हैव स्टडीज वाज सेल एनवेलप। सेल एनवेलप के अंदर तीन चीजें हमारी आएंगी, ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तीनों को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला जो ऑर्गेनेल रहेगा बैक्टीरियल सेल का दैट विल बी व्हाट, साइटोप्लाज्म, दैट विल बी साइटोप्लाज्म। तो नोट कर लीजिए, ये हो गया है ना, इतना नोट हो गया है, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हो गया नोट, चलिए अगली हेडिंग डाल लीजिए, शॉर्ट हेडिंग ए के बाद में दैट विल बी बी, और ये बी हमारा क्या होगा, दिस बी विल बी साइटोप्लाज्म, लिक्विड या फिर फ्लूइड इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही एक लिक्विड या फ्लूइड फील्ड है दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद में दिस विल ऑल्सो फॉर्म प्रोटोप्लाज्म, फॉर्म प्रोटोप्लाज्म। और साथ ही साथ में बेटा इनका जो साइटोप्लाज्म रहेगा ये थोड़ा सा अलग है यूकैरियोट से, क्योंकि ये ग्रैनुलर होता है अपीयरेंस में, ग्रैनुलर इन अपीयरेंस। किसकी वजह से होगा, ड्यू टू
राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के प्रेजेंस होने की वजह से साइटोप्लाज्म बेटा जो इनका रहेगा ये कैसा रहेगा, ग्रैनुलर फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ओके। अगला जो ऑर्गेनल रहेगा दैट विल बी सी, दैट विल बी मीसोसोम्स। बेटा ये कैसे बनता है पहले मैं आपको वो समझा देती हूँ। जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल होंगे, पहली बात तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में ही पाए जाते हैं, उनका यूनिक फीचर है। उसके बाद में बेटा क्या होता है कि जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल है उसका जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें कुछ इनफोल्डिंग्स बन जाएंगी। वी हैव सीन द डायग्राम, नो, दिस वन, सी। इसका जो सेल मेम्ब्रेन रहेगा बेटा इसमें कुछ आपके मॉडिफिकेशंस आ जाएंगे, जो हमारा मॉडिफिकेशंस मिला के एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दैट इज मीसोसोम। तो बेटा बेसिकली मीसोसोम्स को अगर हम डिफाइन करें तो they are formed by the modifications in the plasma membrane. लिख लीजिए, they are formed due to modifications in plasma membrane। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मॉडिफिकेशंस आ गए उससे एक ऑर्गेनल बन गया, दैट इज नोन एज मीसोसोम्स। बेटा इनको हम सेप्टल मीसोसोम्स, एक तरीके के मीसोसोम्स हमारे पाए जाएंगे, दे विल बी सेप्टल मीसोसोम्स। ये थोड़ा सा बेटा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सेप्टल मीसोसोम्स। जनरली बेटा इनका फंक्शन क्या होगा कि ये न्यूक्लियोइड को कनेक्ट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। किससे करेंगे, कनेक्ट न्यूक्लियोइड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बेसिकली ये जो हमारे सेप्टल मीसोसोम होंगे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कनेक्ट करेंगे न्यूक्लियोइड के साथ में। और बेटा ये क्यों कहते हैं, टू टेक पार्ट इन replication of nucleoid। न्यूक्लियोइड में यानी कि इनके जो न्यूक्लिक मटेरियल में बेटा रेप्लिकेशन होता है, उसको कराने के लिए ये इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच रखेगा। नाम बेटा हमने क्या दिया, सेप्टल मीसोसोम्स। दूसरे जो हमारे मीसोसोम्स हो जाएंगे दे विल बी लेटरल मीसोसोम्स। कौन से मीसोसोम्स, लेटरल मीसोसोम्स। बेटा यही वो मीसोसोम्स हैं जो बैक्टीरियल सेल को रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, हेल्प्स इन दी रेस्पिरेशन। ये वो हमारे मीसोसोम्स हैं जो बैक्टीरियल सेल को रेस्पिरेशन के प्रोसेस में पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। और अगर एक लाइन में बेटा डिस्क्राइब करें तो क्या है, इन फोल्डिंग्स ऑफ, ऑलरेडी हम नोट कर चुके हैं, एक बार और कर लीजिए, दे आर इन फोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इन फोल्डिंग्स है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अगला स्ट्रक्चर, अगला जो इनका ऑर्गेनल है जिसकी हम बात करेंगे दैट विल बी राइबोसोम्स, दैट विल बी राइबोसोम्स। इमेज दिख रहा है प्रॉपर, सी बेटा नोट कर लीजिए, सी, सॉरी सी तो हो चुका है, डी, सी विल बी राइबोसोम्स। ठीक है, अब ये जो राइबोसोम्स होते हैं बेटा ये हमारी यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में दोनों में पाए जाते हैं। बेटा तो अब सीधी सी बात है कि जब दोनों में पाए जा रहे हैं यानी कि कैसे होंगे, नॉन मेम्ब्रेनस। कैसे होंगे, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, यानी कि इनके पास में कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, कोई भी मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। बेटा ये 70s होगा जो कि दो सब यूनिट से मिलके बनता है, 50s एंड 30s। अब ये बेटा एस क्या है, तो एस एयर स्टैंड्स फॉर दी सेडिमेंट्री कॉफिशिएंटेशन। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट क्या बोल रही हूँ मैं, सेडिमेंटेशन कॉफी
एंड, ठीक है। तो नॉन मेम्ब्रेनस हो गए और दो सब यूनिट से मिलके बने 70, दैट इज 50 और 30। अब बेटा इसका फंक्शन क्या होगा, तो दे आर दी साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। किसका साइट है, प्रोटीन सिंथेसिस का, लिख लीजिए। दे आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्या क्लियर है। तो बेसिकली बेटा अभी हमने जो किया है आज की क्लास में, जो हमने कंप्लीट किया है उसका ओवरव्यू एक ले लेते हैं, और उसके बाद में कल बेटा इसके जो अभी तो काफ़ी ऑर्गेनल्स बच रहे हैं जो कि हम कल की क्लास में प्रोकैरियोटिक सेल को कंप्लीट करेंगे। तो बेटा हमने शुरू किया था इंट्रोडक्शन से, डिस्कवरी से, ठीक है। पहली डिस्कवरी किसने की, उसके बाद में पहली लिविंग डिस्कवरी किसने की, उसके बाद में बेटा वी हैव सीन दी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी थी, रुडोल्फ, सॉरी मॉडिफाई किसने की थी, वर्शो ने, और डी किसने थी, एम्ब्रिस, क्लाइटन और थियोडर स्वयं ने, ठीक है। तो ये सेल थ्योरी और इन सबको कहने के बाद में हमने सेल का एक ओवरव्यू लिया था, एक सेल का स्ट्रक्चर देखा था कि ये स्ट्रक्चर्स में बहुत ज़्यादा वेरी करेगा, उसके बाद में साइज में वेरी करेगा, ये सब हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। उसके बाद में बेटा आज हमने शुरू किया था प्रोकैरियोटिक सेल्स, और प्रोकैरियोटिक सेल में हम कुछ चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम्स और मीसोसोम्स। अभी इनका फ्लैजिला और ये सब चीज़ें बच रही हैं जो कि हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। राइबोसोम तक इनके जो ऑर्गेनल्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटा सबसे पहले तो मैंने आपको यही बता दिया था कि न्यूक्लियस के आधार पे हमने सेल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दो टाइप्स में डिवाइड किया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। उसके बाद में बेटा हमने प्रोकैरियोटिक सेल को डिस्कस करना शुरू किया था जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल, सेल वॉल, और उसी के साथ में वी हैव सीन द कंपोनेंट्स ऑफ द बैक्टीरियल सेल, जिसमें हमारा सेल एनवेलप आ रहा था जो तीन चीज़ों से मिलकर बना है, कौन कौन सी, ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया और सेल वॉल हो गया। आफ्टर दैट वी हैव सीन द साइटोप्लाज्म, मीसोसोम्स और राइजोसोम्स, ठीक है। तो बेटा इसके आगे का जो पोर्शन है वो हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। अभी छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद में आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस जो है वो रेज्यूम होगी, ठीक है। कल की क्लास में बेटा हम इसी के आगे का डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल का। थैंक यू।